साइंस एंड फन क्लास 10th। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, यानी हम लोगों ने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विथ लंग्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलो कुछ चीज़ें ना मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक काम करती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ, दोहरा देती हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारा जो हार्ट है जो कि बहुत छोटू सा है, उसके 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऑरिकल्स होते हैं दोनों उसे हम अपर चेम्बर बोलते हैं और जो वेंट्रिकल होते हैं उसे हम लोअर चेम्बर बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम जो सारे ब्लड को कंडक्ट कर रहा हो। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं? वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। वीन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज में क्या क्या डिफरेंसेस है? वीन्स जो है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में हर जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट में लेकर आते हैं। हमारी जो आर्टरीज है वो हमारे हार्ट में पंप हुए ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। और जो कैपिलरीज होते हैं दे आर वेरी फाइन एंड थिन वॉल्ड कैपिलरीज जो सिंगल सेल्ड वॉल्ड होती है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन होना बहुत इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो वही कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं लंग्स के एल्वियोलाई के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे हो रहा है भाई, ये सारी चीज़ें। अगर ये वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्ट का पूरा फंक्शन समझाना एंड बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने आप लोगों को टाइम लेकर समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा हार्ट और हमारे लंग्स दोनों मिलकर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को कंडक्ट करते हैं। तो ये वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना इस लेक्चर के शुरू होने से पहले अगर नहीं देखा है तो। अब हम लोग आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5th ऑफ लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ेंगे हाउ डज प्लांट्स ट्रांसपोर्ट any kind of substances, how does transportation in plants take place, right? तो चलो आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ने के बाद एक एक्सक्रीशन वाला जो पोर्शन है, जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेंगे एंड पूरा एक्सक्रीशन का टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में डन एंड डस्टेड करके पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब देखो सबसे पहले पहली लाइन में वर्ड आ रहा है जाइलम टिश्यू। कहाँ पर सुना? लाइफ में कभी भी तो सुना होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, है ना? कभी तो सुना होगा जाइलम क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होता है। चलो मैं थोड़ा सा और याद दिला देती हूँ। लास्ट ईयर याद करो 9th में जब आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी थी, टिश्यूज वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को हाउ मेनी काइंड ऑफ प्लांट टिश्यूज आर देयर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स छोड़ो, सबसे पहले कितने मतलब जो बेसिक डिविजन्स होते हैं प्लांट टिश्यू के वो क्या होते हैं? एनीवन गेसेस? तो जो सबसे बेसिक डिवीजन होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में वो टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, जिनमें सेल डिवीजन होती रहती है एंड दे आर लिविंग टाइप ऑफ टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो पहले मेरिस्टेमेटिक हुआ करते थे बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ साइकिल वो ग्रो करना छोड़ दिए एंड दे सीज टू डू एनी काइंड ऑफ सेल डिवीजन और वो परमानेंट वैसे ही उसी स्ट्रक्चर में बने रह गए। तो दे आर परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यू भी ना 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल में कौन कौन से आ जाएंगे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पर कंपाउंड में कौन कौन से आ जाएंगे? कंपाउंड तरह के कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स वाले जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें 2 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम।
मैंने उस टाइम पे आपको बहुत ही बेसिक सा एक मतलब इंट्रोडक्शन दे दिया था कि जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम जो है वो फूड पार्टिकल्स, फूड सब्सटेंसेस कंडक्ट करता है पूरे प्लांट्स में। अब हम लोग बेसिक उनका रोल जानेंगे इस वाले चैप्टर के इस टॉपिक में कि वो एक्चुअल में कंडक्ट कर क्या रहे हैं एंड किस तरीके से कर रहे हैं। पूरा मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखना है इस लेक्चर को। नाउ जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो वेसल्स और ट्रैकीड्स प्रेजेंट होती है ना, रूट और स्टेम और लीव्स में, वो इंटरकनेक्टेड होती है आपस में एंड दे फॉर्म अ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल द पार्ट्स। अब देखो, आप लोगों ने ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, आपको पता है कि आपके हार्ट से कनेक्टेड जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो आपके बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंच रहे हैं, आपके आईज में पहुंच रहे हैं, ईयर्स में पहुंच रहे हैं, यहाँ तक लिप्स में भी पहुंच रहे हैं, आईलिड्स में भी पहुंच रहे हैं, आईब्रोज में, छोटी छोटी जगह पर, मतलब हर जगह, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स रीच ना कर रहे हों। क्यों रीच करना उन्हें ज़रूरी है? ताकि उन हर पार्ट के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। एक्चुअली ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ही तो ब्लड का काम है ना, तो वही तो उनको करना है। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। प्लांट के हर एक पार्ट में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होंगे? रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो तीनों तरह के प्लांट्स में बेसिकली, चाहे छोटा सा पौधा हो चाहे बड़ी सी ट्री हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो प्लांट में हर एक पार्ट में इसके जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं ताकि एक चैनल बना सके। चैनल का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ पर वो चैनल भी यही काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह को वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। फॉर्म अ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल द पार्ट्स। नाउ रूट्स में देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। नाउ एट द रूट सेल्स एक्टिवली टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल। रूट्स में, रूट्स कहाँ पर है? सॉइल में एम्बेडेड है, राइट। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर जो हम लोग डालते हैं पौधे में, पानी, और उस वाटर के साथ साथ बहुत सारे आयंस होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, और वही मिनरल्स एंड आयंस हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए। जैसे हमें भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, कहते हैं ना, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड आप लोग लेना शुरू करो, अदरवाइज आपको सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है, क्योंकि बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी ये भी ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ क्या हो जाता है? इट क्रिएट अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन बिटवीन रूट एंड सॉइल। अब सॉइल के अंदर बहुत सारे आयंस है, रूट के अंदर तो है नहीं, तो क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? किस तरीके से उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में, वो कैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा? लेट्स सी नाउ। सो वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो मूव कर जाता है टू द रूट जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन था। तो thus there is a steady movement of water into root xylem creating a column of water pushing upward। अब उस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूव करते रहेंगे, एक चैनल क्रिएट हो जाएगा और एक पुल क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो पुल कभी भी ब्रेक नहीं होगी। वो पुल तभी ब्रेक हो सकती है जब सॉइल का भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, एंड वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि सॉइल में कंटिन्यूअसली पानी पड़ रहा है, आयंस तो सॉइल में पूरा मिक्स है ना, तो वो नहीं हो सकता। तो ये जो वाटर को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, एक मैं छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताती हूँ, मैं करके नहीं बताऊंगी, ऐसे ही बताती हूँ ओरली। आप ना एक काम करना, एक बकेट में पानी भर लेना पूरा ऊपर तक, उसमें पाइप होता है ना, पाइप जिससे हम लोग घर वर साफ करते हैं पानी से, या फिर पौधों में पानी भी डालते हैं, तो बड़ी सी पाइप लो और उसका एक एंड उस बकेट में डाल दो और दूसरा एंड कहीं और दूसरे खाली बकेट में डाल देना। यू विल नोटिस कि धीरे धीरे इधर का जो पानी है वो उस पाइप के थ्रू जाते जाते दूसरे बकेट में फिल होने लग जा रहा है। ड्रॉप बाय ड्रॉप करते करते ना, दोनों का जब इक्वल लेवल आ जाएगा पानी का, तो ये एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगी।
सेम चीज़ यहाँ पर होती है, ये आज करना ज़रूर। अब आपने देख लिया ना, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर घर पे पाइप है, बहुत इजी है फिर ये काम। 2 बकेट्स तो होंगे घर पे, और पाइप अगर है, कुछ नहीं करना, एक बकेट को पूरा भर दो पानी से और दूसरे बकेट को खाली रखो, दोनों को 2 एंड्स ऑफ द पाइप से कनेक्ट कर दो। देखना एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो पानी खुद ब खुद कंडक्ट होते हुए, ट्रांसपोर्ट होते हुए आ जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है। रूट जो है, जो सॉइल के अंदर है, उस रूट के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, रूट के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल करने के लिए वहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है, उसके वजह से एक पुल क्रिएट हो गया और पानी लगातार मूव कर रहा है फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स एंड अपवर्ड्स द ट्री या फिर प्लांट। बट दिस प्रेशर इज नॉट इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट, सो प्लांट यूज अनदर स्ट्रैटेजी कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अभी भी जो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, वहाँ के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट तक उस वाटर का पहुँचना अगेंस्ट ग्रेविटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता ना, और अगर कितना भी प्रेशर क्रिएट हो जाए, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन हाई लो का डिफरेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स इतना ऊपर तो नहीं जा पाएंगे जब तक उनको कोई और वहाँ से खींच नहीं रहा होगा, है ना, जब तक कोई और वहाँ से पुल नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे तो पुशिंग हो रही है वाटर की, यहाँ पे तो नीचे की का जो सॉइल है वो पुश कर रहा है वाटर को कि तुम ऊपर जाओ, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तुम ऊपर जाओ। ऊपर से अगर कोई थोड़ा सा खींच लेता तो और आसानी हो जाती ना वाटर को सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे पहुंचने के लिए। तो सेम चीज़ होती है अब जाके। अब देखो यहाँ पे इस वाले पिक्चर को ध्यान से देखो, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर बहुत सारा वाटर है और रूट के अंदर नहीं था, जिसके वजह से वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ जाना। अब कुछ ब्रांचेस भी है, तो वाटर और मिनरल जो सॉइल के हैं वो इस ब्रांच में भी आ जाएंगे, लीव्स में भी आ जाएंगे और कंडक्ट होता जा रहा है। अभी हम लोग फिलहाल जाइलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लो कि हम सिर्फ जाइलम वाला पोर्शन देखेंगे, फ्लोएम वाला पोर्शन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसपीरेशन। वो वही प्रोसेस है जो ऊपर की तरफ से वाटर को पुल कर रहा है। तुम आओ भाई, तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम खींचेंगे तुम्हें। नीचे वाले पुश करेंगे, ऊपर वाले पुल करेंगे, तो ऑब्वियसली वाटर, चाहे प्लांट कितनी भी हाइट पे हो, ट्री का कितना भी लंबा हाइट हो, वो वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेनली स्टोमेटा जो होते हैं लीव्स के। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। जो लीव्स है ना, ग्रीन लीव्स, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है, ताकि फोटोसिंथेसिस वगैरह हो सके अच्छे से प्रॉपर, है ना। तो स्टोमेटा क्या करती है, वो ओपन हो जाती है जब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर उस प्लांट में हो रहा होता है। तो वो ओपन होने के बाद उस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एस्केप करवा देती है इन्वायरमेंट में, यानी कि आउटसाइड द प्लांट। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। तो जितना भी वाटर वेपर लूज हो गया, चला गया, उसकी जगह कोई तो लेगा, फिर से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ गया। अब उस स्टोमेटा के आसपास भी पानी नहीं है, वहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, और बाकी जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि वो पुश कर रहे थे ना। अब थोड़ा ऊपर तो आ ही चुके हैं। अब उस पुल की वजह से, उस एस्केप की वजह, मतलब उस स्पेस की वजह से क्या होगा, वो पुल करना शुरू करेगा सारे जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स को, और वहाँ के वाटर और आयंस खुद ब खुद चल के ऊपर तक आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। सो इट क्रिएट्स, सी दिस इज द वर्ड। इसको मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के इसको मिटाने लग गई, रुको। ये है वो वर्ड, सक्शन क्रिएट होना। अच्छा, फ्रूटी पिया है, फ्रूटी, पाइप से फ्रूटी पिया होगा, आप उसको चूसते हो ना, तभी तो वाटर ऊपर आता है। तो अगर नहीं चूसोगे क्या वो अपने आप आएगा? वाटर नहीं, मैंगो जूस जो फ्रूटी है, नहीं आएगा ना, आप उसको सक करते हो। तो वो सक्शन फोर्स ज़रूरी है नीचे से कोई भी चीज़ ऊपर लाने के लिए। तो ये सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाता है ट्रांसपीरेशन की वजह से, जो पुल करता है वाटर को जाइलम के सेल्स से रूट्स में जो प्रेजेंट है जाइलम के सेल्स।
Thus, transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral from root to the leaves. It also helps in temperature regulation. अगर ऐसा हो जाता कि स्टोमेटा के आसपास जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो एस्केप हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, अब वहाँ पर पानी नहीं है, सबसे पहले तो लीफ ही मुरझा जाती है ना, धीरे धीरे विल्ट हो जाती और उसको फोटोसिंथेसिस करने में भी प्रॉब्लम होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पहला ही स्टेप तो है वाटर का ब्रेक डाउन करना, है ना। कुछ भी नहीं हो पाता, ट्रांसपिरेशन भी रुक जाता और ये जो सक्शन फोर्स है ये भी क्रिएट नहीं हो पाता, तो कुछ दूर ऊपर जाके फिर से सारा पानी नीचे आ जाता सॉइल में और प्लांट ग्रो नहीं कर पाती। ये मकसद है प्लांट के ग्रोथ के लिए। ये जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अगर नहीं होता प्लांट की ग्रोथ कभी भी नहीं हो पाती। तो शुरू से ही क्या होता है, अब मैं एक कहानी की तरह सुनाती हूँ। सॉइल में बहुत सारे वाटर और मिनरल्स हैं, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। सॉइल में है एक पौधा, सॉइल के अंदर उस पौधे का रूट है। अब रूट के अंदर उतना कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं, वो तो खाली सा है, तो क्या करेगा रूट के जो सेल्स है ना, उन सेल्स के थ्रू वो पानी और आयंस अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे और रूट के अंदर होते हुए वो स्टेम और मेन जो ब्रांच है वहां तक पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसे कितना भी कोशिश करो इतना प्रेशर काफी नहीं होगा उसे पुश करने के लिए, वाटर को पुश करने के लिए। ऊपर जहां पर एरियल पार्ट्स में ग्रीन लीव्स प्रेजेंट हैं, उन लीव्स में प्रेजेंट है छोटे छोटे टाइनी पोर्स जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा ओपन जब होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, तो वहां से वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होके एस्केप आउट कर जाता है। और हमने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस में ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो ये O2 प्लस H2O इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जो लास्ट में जो प्रोडक्ट है H2O दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ओनली, ठीक है। वो वाटर तो वहां से एस्केप हो गया, अब वो जगह खाली हो गई, एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो गया। जो नीचे वाले लोग पुश कर रहे थे पानी को ऊपर जाने के लिए, अब ऊपर वाले लोग भी उसे खींच रहे हैं अपने पास कि तुम आओ ऊपर, तुम्हारी ज़रूरत है। वही वाटर इन आफ्टर सम टाइम वही वाटर फिर से वहां से एस्केप होता रहेगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितना भी हवा में आप देख सकते हो प्लांट के पार्ट को, रूट के अंदर नहीं, मतलब सॉइल के अंदर नहीं, हवा में जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट से ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो जितने भी ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज हो रहे हैं उसके जगह पे उसकी भरपाई करने के लिए वाटर भी कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो देयर इज अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर। आगे चल के आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि ट्रांसपिरेशन पुल भी इसी को कहते हैं, इसी पुल को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, राइट। चलिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नीचे थोड़ी सी ठंडी होती है। तो इस क्योंकि वाटर हर जगह आपके बॉडी, मतलब आपके नहीं, प्लांट के बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो हर एक पार्ट के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। आपने कभी देखा है कि कोई प्लांट ऐसा हो जिसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन जल चुका हो धूप में और नीचे वाले सारे सेफ हों? ऐसा नहीं होता ना। अगर ग्रीन लीव्स हैं तो वो हर जगह ग्रीन लीव्स हैं, सिर्फ नीचे वाले डाउनवर्ड्स पोर्शन में ही नहीं, हर जगह ग्रीन लीव्स हैं। अगर नहीं है तो पूरा प्लांट ही एकदम मुरझाया सा है, उसे चाहिए पानी, ठीक है। चलो, जनरली स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं नाइट में। अभी मैंने बताया ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा गेट्स ओपन, सो द प्लांट्स डिपेंड ऑन द रूट प्रेशर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एट नाइट। उस टाइम पर जब धूप नहीं होती है, जब रात का टाइम होता है, अंधेरा होता है, उस टाइम फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है, तो स्टोमेटा भी क्लोज हो जाता है, जिसके वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकती। अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो वो पुल क्रिएट नहीं होगा, तो पूरा का पूरा प्लांट डिपेंड होता है इस पे, रूट पे। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब भी पौधों को पानी देना चाहिए
सुबह में नहीं देना चाहिए, रात को ही दे देना चाहिए, मतलब रात को नहीं, शाम को, बिफोर इवनिंग, मतलब बिफोर इवनिंग नहीं, ड्यूरिंग द इवनिंग, बिफोर सनसेट आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर अपने प्लांट्स को दे देना चाहिए। वही वाटर पूरे दिन उनके काम आता है और रात को भी काम आता है। अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर सोचो अगर उनको शाम को मिल जाए तो रात में ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हुआ नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से उस कॉलम तक वाटर को वहाँ पहुँचाने में हेल्प मिलेगी एंड पौधा जिंदा और हेल्दी रहेगा। अगले दिन वही सारे वाटर यूज अप होंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन में वो सारा वाटर लॉस भी होगा, तो आप फिर से अगले दिन शाम को उनको वो लॉस किया हुआ वाटर उसकी भरपाई कर सकते हो, उसे वाटर कर सकते हो। तो दैट इज वाई इट इज सेड कि इट्स बेटर कि आप सुबह के टाइम पे प्लांट्स को वाटर ना करके आप शाम को करो। Now, during the day when stomata are open, transpiration pull is the major driving force in the water transport. यहाँ पर तो एक टर्म आया है, बस यहाँ पे तो आप बस एक टर्म पढ़ रहे हो, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वही मेजर ड्राइविंग फोर्स है। उसी की वजह से दिन के समय में ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। दिस इज जस्ट अ टर्म, बट जब आप हाई क्लासेस में जाओगे ट्रांसपिरेशन पुल का पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ने को और समझने को मिलेगा। सो सी दिस इज द थिंग, रूट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल, द स्टेम ड्रॉज द वाटर अप, और जो अनयूज्ड वाटर है वो इवापोरेट हो गया फ्रॉम द लीफ सरफेस, और उसकी जगह लेने के लिए जिस वाटर को स्टेम ने ड्रॉ किया था ऊपर की तरफ उसे और ज़्यादा पुल मिल गई, उसे और ज़्यादा सक्शन फोर्स मिल गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम आ जाते हैं, जाइलम की बात हो गई, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात हो चुकी है, दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि फ्लोएम की बात अब हम लोग करते हैं। खाना भी तो ज़रूरी है ना, सिर्फ पानी पिला के कितना वो जिंदा रहेगा, तो खाना भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मतलब प्लांट्स के लिए खाना भी ज़रूरी है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, प्लांट्स में खाने का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। नाउ जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, यानी कि उसका जो मेन फूड है वो लीफ से अदर पार्ट्स तक कैसे जाएगा। सबसे पहले तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट या फिर फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे खाना भेजना। इट अकर्स इन वैस्कुलर टिश्यू जिसे हम फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अमाइनो एसिड किस चीज़ से बने होते हैं? नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए, बेसिक एलिमेंट होता है, मेजर एलिमेंट। नाउ these substances are delivered to the storage organs of root, fruits and seeds to the growing organs। अब ये जो substances फॉर्म हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लीव्स में, है ना, तो वो सारे सब्सटेंसेस कहाँ पे मेजरली जाएंगे? जाएंगे फ्लावर्स के पास, फ्रूट के पास, सीड्स के पास, जहाँ पर उस प्लांट के बेसिक ऑर्गन्स के डेवलपमेंट होने ज़रूरी हैं। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। जाइलम ट्रांसपोर्ट अकर्स मेनली बाय सिंपल फिजिकल फोर्सेस, लेकिन ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए एनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ यू कैन सी हियर, ये जाइलम वेसल है, आराम से फिजिकल फोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, पर ये फ्लोएम है बच्चों। दीज आर द एडजेसेंट सेल्स, कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। इनके साथ के सेल्स को भी क्या चाहिए? सोर्स चाहिए, है ना। ये है सिंक का सेल, सिंक का सेल यानी कि रूट का सेल, ये है लीफ का सेल। यहाँ पर कम फूड है, यहाँ पे ज़्यादा फूड है, इसको पहुँचाना है यहाँ तक, तो कैसे पहुँचेगा? थ्रू कंपेनियन सेल्स, थ्रू द एडजेसेंट सेल वॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब आगे देखो, मटीरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एनर्जी बना था ना, पढ़ा था ना आप लोगों ने,
फोटोसिंथेसिस वाले में भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, और आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ रखा है। एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्यों एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है? इट इज द एनर्जी करेंसी। याद करो, जिन बच्चों ने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, मैं फिर से बोल रही हूँ, सर्च करना, या आपको इसी आपको इसी के नीचे भी मिल सकता है इससे रिलेटेड वीडियोस, तो आप मेरे वो सारे पुराने लेक्चर्स देख लेना। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था ना, लाइफ प्रोसेसेस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक ही बॉडी है ना, एक ही बॉडी में वो सारा प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, आप एक्सक्रीशन अलग कर दोगे, सर्कुलेटरी अलग कर दोगे, रेस्पिरेशन अलग कर दोगे, न्यूट्रिशन अलग कर दोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ पढ़ने के बाद अगर लगेगा कि अरे यार खाना नहीं खाया होता तो एनर्जी नहीं मिलती, और एनर्जी का जो करेंसी है यानी कि एटीपी, उसका प्रोडक्शन नहीं होता अगर हम रिस्पायर नहीं करते, और वही एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रही है ट्रांसपोर्टेशन के समय, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता अगर उस टाइम पे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता। और ये जो एनर्जी मिली, इसी एनर्जी की वजह से तो हमारी बॉडी कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट कर पा रही है। तो आप फिर सोचोगे कि शुरुआत से लेकर अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था वो कोई अलग अलग सेपरेट टॉपिक नहीं था, बट एवरीथिंग वाज आपस में कनेक्टेड। ठीक, चलो, तो एटीपी का फॉर्मेशन तो हो चुका था, हम लोगों ने पढ़ लिया है। वही एटीपी को यूज किया जाएगा ताकि फ्लोएम में सुक्रोज को ट्रांसफर किया जा सके। नाउ दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। इस चीज के वजह से क्या होगा, फ्लोएम के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और बाहर के जितने भी ये हैं वाटर है, मतलब वाटर मिनरल्स हैं, वो सारे इसके अंदर चले जाएंगे। दिस प्रेशर मूव्स द मटीरियल इन द फ्लोएम टू द टिश्यूज। तो फ्लोएम से बाकी सारे प्लांट के टिश्यूज तक उस फूड मटेरियल का पहुंचाने का काम किस चीज के वजह से हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। ऑस्मोसिस, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। Example, in the spring, sugar stored in root or stem is transported to the birds which need energy to grow. अब देखो, अगर रूट्स में, स्टेम में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, और ऊपर के तरफ में यानी कि फ्लावर्स है, छोटे छोटे बर्ड्स हैं जिसको खिलना है, फ्लावर बनना है, उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी फ्लावर बनने के लिए, खिलने के लिए, फ्रूट का डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो एनर्जी चला जाएगा उनके पास, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। जाइलम में जो कंडक्शन हो रहा है ना, या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, और कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये हो जाता है वन वे चैनल। ये कंडक्ट करेगा वाटर और मिनरल को। कोई एंड वॉल बीच में, कोई सेल की एंड वॉल नहीं होती है, ये एकदम सीधा सीधा चैनल क्रिएट होता है। और थिक वॉल्स होती है लिग्निन की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वाटर का लॉस इधर उधर ना हो, वाटर दूसरे सेल्स के पास ना चला जाए, जहाँ जाना है वहीं तक जाए। ये है जाइलम की बात। लेकिन फ्लोएम जो है, अभी मैंने आपको बताया, ऊपर लीफ में बना हुआ फूड नीचे वालों को भी चाहिए, स्टेम और रूट्स को भी चाहिए, और कभी कभी रूट और स्टेम में अच्छा खासा फूड स्टोर्ड रहता है, तो ऊपर जो बड है, जिसको फूल बनना है, जिसको खिलना है, उसको एनर्जी चाहिए और उसको खाना चाहिए, तो नीचे से ऊपर भी वो जाएगा। तो यहाँ पे एक टू वे फ्लो हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसे हम कहेंगे यूनी डायरेक्शनल। और ये पूछा जाता है बच्चों, ऐसे ही नहीं बता रही हो, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्या पूछा जाता है? जाइलम और वेसल में से कौन यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है? कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम और फ्लोएम में से कौन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है? किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम करता है फूड मटेरियल का। ब्रैकेट में सुक्रोज लिख देना। इजी आंसर है ना। चलो, सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोरेशंस, फ्लोएम वेसल। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं बच्चों एक्सक्रीशन वाले टॉपिक पे।
बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगी एक्सक्रीशन पे, और हम लोग आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। अगले लेक्चर में मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि पता नहीं मैम आप भी पता नहीं क्या ही इंट्रोडक्शन देने वाली है। ये इसीलिए है ताकि आपको पहले से पता हो कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 2 ही स्लाइड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले देखो एक्सक्रीशन होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं इन वेस्ट को बाय सिंपल डिफ्यूजन from the body surface into the surrounding water. Complex multicellular organism use specialized organs from excretion. ठीक है, अब देखो पूरा मैं आपको सम अप करके बता दूं। हमारी बॉडी इतने सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, इतने सारे फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। इतना जो आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस में इतने सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए, वो सारे प्रोसेसेस अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारी गंदगी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है। ठीक है, समझो बात को, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है। अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, बॉडी में ही रह गया, रिटेन कर गया, तो हमें होगी ढेर सारी बीमारियां और हम अल्टीमेटली सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है अगर वो वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेट होने लग गया हमारी बॉडी के अंदर, तो क्योंकि सारी एनर्जी तो वही ले जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, जिस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल कैसे एक्सक्रीट आउट करेगा? वो सेल का पूरा जो सरफेस है ना, जनरल बॉडी सरफेस, वो पूरे सरफेस से एक्सक्रीट आउट कर देता है। पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा जो बॉडी का सरफेस है, अगर हम पूरे सरफेस से एक्सक्रीशन कर सकते होते तो सोचो यहाँ हर छोटे छोटे पोर से क्या क्या निकल रहा होता, है ना, बदबू, गंदी वाली स्मेल, छी छी। तो हमारे पास यानी कि ह्यूमंस के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन कराता है पहले तो बॉडी के अंदर, और जितना भी वेस्ट इकट्ठा हुआ, फिल्टर आउट हुआ, उस वेस्ट को कैसे एक प्रॉपर तरीके से विदाउट मिक्सिंग एनीथिंग एल्स उसको सीधा सीधा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, उसके लिए हमारे पास होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। अब देखो यहाँ पर प्लांट में सेल सैप निकल रहा है, गटेशन हो रहा है, ठीक है, लिग्निन निकल रही है, छोटे छोटे जो वो गम्स होते हैं वो सब निकल रहे हैं। तो दीज आर ऑल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो इन प्लांट बॉडी के अंदर जितने सारे फिजियोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हुए ना, उससे सारे सेल्स ने बहुत सारा वेस्ट जनरेट किया और वो अल्टीमेटली बॉडी के बाहर आना ही आना है। अब अमाइनो ग्रुप है ये। अब देखो मैमल्स में, मोस्टली एम्फीबियंस में यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन बाहर निकलता है, और बर्ड और इंसेक्ट में यूजुअली यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन निकलता है। एक्वेटिक एनिमल यानी कि मछलियों वगैरह में यूजुअली अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन निकलता है। ये सारे नाइट्रोजन के ही फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। और जो नाइट्रोजन है उससे प्रोटीन भी बनती है और उसी नाइट्रोजन से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड भी बनता है। तो जब कंस्ट्रक्टिव वे में किसी बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए होता है तो वो बनाता है प्रोटीन, और डिस्ट्रक्टिव वे में यानी कि वेस्ट मटेरियल जब बन जाती है तो उसी नाइट्रोजन से बन जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। चलिए, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होगा? इट विल इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज। वो किडनी क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करेगा। अ पेयर ऑफ यूरेटर, जो फिल्टर किया हुआ जो मटेरियल है वो यूरेटर के थ्रू यानी कि इस पाइपलाइन के थ्रू पहुंचेगी कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा वो ओपनिंग है हमारी बॉडी की जहाँ से सारा फिल्टर आउट किया हुआ जो यूरिया है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकल जाता है। किडनी कहाँ लोकेटेड होती है? हमारे एब्डोमेन में, कमर के साइड पीछे में, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, पीछे के साइड होती है किडनी, इधर होती है, आगे नहीं होती,
ठीक है, आगे तो स्टमक और इंटेस्टाइन वगैरह है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब किडनी के अंदर ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब ब्लड के थ्रू ही रिमूव होते हैं। चलो ब्लड का जो काम है ना, मैं अगले सेशन में आपको समझाती हूँ ब्लड का काम क्या क्या है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का करना, ब्लड का काम क्या क्या है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन सारे ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा। ब्लड का काम क्या है, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उसे बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक पहुँचाना, फिर लंग्स तक पहुँचाना। ब्लड का काम क्या है, जितने भी सेल्स ने अलग अलग तरह के वेस्ट जनरेट किए उन सारे सेल से वेस्ट को इकट्ठा करके ब्लड के थ्रू पहुंचाना, कहाँ पे, किडनी में, ताकि वो फिल्टर आउट कर सके। तो ब्लड का तो बहुत सारा काम है। ब्लड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी छोटा सा 10-15 मिनट का, जिसमें सारे फंक्शंस और पूरा रोल वगैरह सब समझा दूंगी। चलो बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में विथ लेक्चर नंबर 6, और उसमें हम एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में कैसे हो रहा है पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे जिसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर और उसके डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ पूछा जाता है। तो अगला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक। अच्छा हाँ, इस लेक्चर की PDF जो है, PPT जो है, वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो टेंशन भी नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। चलो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों एंड थैंक यू सो मच।